क्लास कट सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, फिर से सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता था, मैंने बताया भी था कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स, जिसको रेखाएं एवं कोण कहते हैं। आपके बुक में चैप्टर नंबर 6 में आएगा। तो इस चैप्टर को करने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सारे कंसेप्ट देखें। अब हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चों को लगे कि सर ये सारी तो बहुत बेसिक चीजें हैं, मुझे सारी चीजें पता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि इसमें सारी चीजें आप सभी को पता होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हो सकता है। अब देखो, जिनको नहीं पता उनको तो फायदा होगा ही, जिनको पता भी है उनके क्या होगी, रिवीजन हो जाएगी। कुछ छोटी छोटी कंसेप्ट होते हैं जो हमें पता तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूले हुए होते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें देखते हैं किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 6 में, वो है भुजाएं एवं कोण, मतलब साइड्स एंड एंगल्स। किसी भी फिगर में, किसी भी क्लोज्ड फिगर में, किसी बंद आकृति में भुजा क्या होता है और उसके कोण क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है। अगर मैं कहूं कोई भी बंद आकृति अगर किसी रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है, मैंने क्या बोला, कोई भी बंद आकृति अगर कुछ रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है, तो जिन भी रेखा खंड से वो मिलकर बनी हुई है वही उसका भुजा कहलाएगा। जैसे इस फिगर को देखिए, तो इस फिगर कौन से रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है। रेखा खंड करने का मतलब क्या हुआ, एक सीधी लकीर है ना। अभी के लिए आप सीधी लकीर समझो, और डिटेल में हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। तो मैं कहता हूँ सर ये जो है 4 रेखा खंडों से मिलकर बनी है। एक दाएं बाएं तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, एक दाएं तरफ है, और एक नीचे की तरफ है। तो इन चारों रेखा खंडों को अगर मैं मिला दूं तो क्या हमारा ये वाला फिगर बन जाएगा। आप कह सकते हो ना सर, इस छोर को इस छोर से मैंने मिला, इन दोनों सिरों को मिला दिया, इस सिरे को मैं इस सिरे से मिला दिया, इस सिरे को मैं इस सिरे से मिला दिया, और इन सिरों को अगर मैं मिला दूं तो इन्हीं 4 रेखा खंडों से मिलकर ये वाली फिगर बन जाएगी, है ना। तो मुझे बताइए कि भुजा क्या होता है किसी भी बंद आकृति में अगर वो रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है। तो समझ में आया क्या होता है, जिन रेखा खंडों से मिलकर बना हुआ है वही भुजा होता है। तो इस फिगर में आपसे पूछूं कि कितने भुजाएं हैं, तो आप सभी लोग तो कह दोगे सर 4 भुजाएं। लेकिन हम भुजाओं को नाम कैसे देते हैं। देखो यहाँ पर जो आप कॉर्नर दिख रहे हैं ना, आपको जो इस टाइप से यहाँ पर आपको कॉर्नर दिखते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इसको भी आगे डिटेल में सीखेंगे। तो इनको नाम देते हैं, इस फिगर को मैंने नाम दिया मान लो ABCD, है ना। इस फिगर को नाम देते हैं ABCD। तो यहाँ पर भुजा क्या हो गया, आप भुजा को ऐसे नाम दोगे, सर एक भुजा हमें दिख रहा है सर AB, एक भुजा दिख रहा है मुझे BC, या CD, और एक मुझे भुजा AD या फिर D। ठीक है, AD भी लिख सकते हो और D, तो मैंने AD लिख दिया। ठीक है, तो ये 4 भुजाएं हैं इस चतुर्भुज की। तो 4 भुजाएं तो चतुर्भुज नाम दे दिया। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आया कि किसी भी फिगर में भुजा क्या होता है, जिस रेखाखंड से मिलकर बनी है। समझाना अगर मैं कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल समझा रहा हूँ। अच्छा, आप लेट ज्वाइन किया क्या, प्रदीप थोड़ा टाइम पर ज्वाइन किया करो। देखो यहाँ पर अगर मैं फिगर कुछ ऐसे बना दूं ना, तो ये भी बंद आकृति है, लेकिन यहाँ पर आप ये वाले लाइन को भुजा नहीं कह सकते, इसको भुजा नहीं कहेंगे, उसको सीमा कहते हैं। आगे कभी देखेंगे भुजा क्या होगा, रेखा खंडों से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया कि कोई भी आकृति जिन रेखा खंडों से मिलकर बनी होती है उसी को भुजा कहते हैं। नाम कैसे लिखते हैं ये भी पता है आपको। मैं एक और फिगर बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने ऐसे बना दिया। तो मुझे सभी लोग काउंट करके बताओ कि इस फिगर में नंबर ऑफ साइड कितने हैं, भुजा की संख्या कितनी है। माइक बंद रखिए। भुजाओं की संख्या तो आप काउंट कर लीजिए, आपको पता सर रेखा खंड की तो भुजा कहते हैं। एक भुजा ये हुआ मेरा, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ। तो कहेंगे भुजाओं की संख्या कितनी है सर, 5 है। समझ में आया, क्लियर है। अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। 3। तो आप बोल सकते हो सर ये हमारा एक हुआ, ये भुजा हमारा दूसरा हुआ, और ये भुजा हमारा तीसरा हुआ। 3 भुजाएं, तो इसका कोई स्पेशल नाम है क्या। इसको देखो हम लोग कहते हैं त्रिभुज, है ना। इसको कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल जिसको आप कहते हो। ठीक है, इसमें 3 भुजाएं। क्लियर, चलिए। तो भुजा तो काफी आसान है, कोई भी बंद आकृति में जिस भी रेखाखंड से मिलकर बनी है वही भुजा होगी। देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, भुजा बेसिकली करता क्या है, साइड करता क्या है, 2 लगातार शीर्षों को जोड़ने का काम करता है। जैसे शीर्ष क्या होता है, इस कॉर्नर को कहते हैं शीर्ष यानी वर्टेक्स। तो 2 लगातार शीर्षों को जोड़ रहा है क्या हमारा ये वाला भुजा, तो इन दोनों शीर्षों को जोड़ रहा है। एक और मैं कह रहा हूं यहाँ पर, एक मुझे शीर्ष दिख रहा था सर ये वाला, और एक शीर्ष दिख रहा था ये वाला, इन दोनों शीर्षों को ये वाला भुजा जोड़ रहा है।
इन दोनों शीर्षों को ध्यान से देखिए, तो ये वाला भुजा जोड़ रहा है। तो भुजा करता क्या है, बेसिकली दो लगातार शीर्षों को जोड़ता है, ठीक है, दो कंटिन्यूअस शीर्ष वर्टेक्स को जोड़ता है। वर्टेक्स क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स है ना, इन सारे पॉइंट जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, ये शीर्ष होता है हमारा, वर्टेक्स होता है, जिसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो भुजा तो आपने समझ लिया, काफी आसान था। अगला कंसेप्ट मैंने बोला था कोण भी सीखेंगे कि एंगल क्या होता है। देखो, जहां पर भी कोई भी दो लाइन यानी रेखा, रेखाखंड या किरण, अब देखो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेखा, रेखाखंड और किरण सभी को आप एक सीधी लकीर समझिए। आगे की क्लास में मैं इन तीनों में अंतर भी सिखाऊंगा कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, सारी चीज देखेंगे। अभी के लिए सीधी लकीर समझिए। तो जहां पर भी दो लाइन मिलेगा या फिर बंद आकृति में जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी, उनके बीच में कुछ झुकाव होगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास दो भुजा है सर, या दो रेखाखंड है, तो इनके बीच का जो झुकाव है, इस झुकाव को क्या कहते हैं, ये जो इंक्लिनेशन दिखता है, जो स्लोप दिखता है इन दोनों के बीच जो झुकाव दिखता है, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं, और इसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो कोण समझ में आया कि एंगल यस सर। क्या है, भुजा के बीच में जो झुकाव बन रहा है उसी को एंगल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं ऐसे बना दूं, ये समझिएगा, अगर मैं एक फिगर ऐसे बनाया, इसमें मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको कितने कोण दिख रहे हैं। चार नंबर कोण सर। चार कोण है। चलो चैट में लिखो सभी लोग, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चैट में भी काफी जल्दी से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितने हैं, तो आप बोलोगे एक कोण तो मुझे बताएंगे यहाँ सर। दिख रहा है, एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है, और एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो चार कोण दिख रहे हैं। ठीक है, भुजा भी चार है सर। भुजा भी चार है। तो यहाँ पर एक चीज और मुझे समझ में आ रहा है कि सर कोई भी अगर बंद आकृति हो, अगर बंद आकृति सिर्फ रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो वहां पर भुजा की संख्या और कोण की संख्या हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजा और कोण की संख्या दोनों ही चार है। ठीक है, भुजा भी चार थी, जैसे भुजा अगर मैं काउंट करने जाऊं ना, तो वो भी कर सकते हो सर, एक, दो, तीन, चार। तो भुजा भी चार थे, कोण भी चार थे। ठीक है, तो हमेशा भुजा और कोण की संख्या बराबर होगी अगर वो एक बंद आकृति है और वो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही क्वेश्चन मैंने देखा, तो आप बोलो सर एक, दो, तीन, चार, चार एंगल है हमारे पास। देखो, कोई भी चीज को ना आप नाम देते हो, कोई भी फिगर को आप नाम देते हो, तो एंगल को भी आपको सीखना होगा कि एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोण को लिखते कैसे। तो पहले कोण को लिखने के पहले कुछ छोटी छोटी और भी कंसेप्ट है, समझिएगा। यहाँ पर आपको एक कोण दिख रहा होगा, इस झुकाव को आप बोलोगे सर ये हमारा कोण है, एंगल। तो ये कोण बनता कैसे है, भुजाओं और एक शीर्ष से बनता है। ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, बिंदु ओ, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ये हमारा शीर्ष है। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से लिखते जाइएगा सारी चीज। शीर्ष है, जिसको आप वर्टेक्स कहते हो, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे वर्टेक्स। ये जो ओए लाइन दिख रहा है, रेखाखंड है, तो इस रेखाखंड को क्या कहेंगे, ये हमारा भुजा है यानी साइड है, और ये हमारा एक भुजा है। तो ये जो कोण है, एक शीर्ष और दो भुजा से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ ओ लिख दूं, तो ये क्या होगा, ओ क्या है इस फिगर में, हमारा शीर्ष है ना, शीर्ष है, वर्टेक्स है। अगर मैं ओ ए की बात करूं और ओ बी की बात करूं, तो ओ ए और ओ बी क्या है हमारा, इसके भुजा है या फिर आर्म्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोण ओ के बारे में बात करना है, मुझे बात करना है सर एंगल ओ के बारे में, इस कोण के बारे में बात करिए, कोण ओ के बारे में, तो आप इसको कुछ ऐसे लिखते हो, आप लिखोगे एंगल का एक साइन होता है ऐसे, और यहाँ पर लिखोगे एंगल ओ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये पूरा नाम नहीं है ना, ये पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम कैसे देते हैं, आप देखोगे सर यहाँ पर भुजा बीच में देखो तीन लेटर से बनेगा, आप कोण ओ को ऐसे लिखोगे, एंगल ए ओ बी। ध्यान से देखिएगा बीच में क्या आ रहा है, बीच में जो शीर्ष है आपका, इस कोण का शीर्ष क्या है, ओ है, तो बीच में ओ आएगा। भुजा क्या था हमारा, ए ओ और ओ बी, हमने लिखा ए ओ बी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल बी ओ ए, बीच में देखो ओ को ही रखा है मैंने। ठीक है, बीच में मैंने ओ को ही रखा है। ओके या सर, बीच में ए सिर्फ और बी, ऐसे। बीच में हमेशा शीर्ष रहेगा, उस एंगल का वर्टेक्स रहेगा। ठीक है, चलो अगर मैंने ऐसे लिखा, और भी कर लेते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस कोण को अगर मुझे नाम देना हो, तो आपको पता सर ये हमारा भुजा है, ये हमारा भुजा है, ये दोनों साइड भुजा हो गए, और ये हमारा शीर्ष हो गया। तो ओ को बीच में रखेंगे, आप सीधे ओ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यस आप सर, बी ओ ए या ए ओ बी सर, एंगल बी ओ दोनों। भी लिखो या एंगल बी ओ लिखो, बीच में हमेशा क्या आएगा, हमारा शीर्ष आएगा। शीर्ष हमारा ओ था ना, तो ये वाला पॉइंट हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, या तो ए से बी की तरफ जाइए, या फिर बी से ए की तरफ जाइए, या तो बी से ए की तरफ जाइए। ठीक है, या ए ओ भी लिखो या बी ओ लिखो।
और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैंने अगर लिख दिया ऐसे, एक कोन मैंने बनाया, इसका नाम मैंने दिया पी। अच्छा माइक बंद कर दीजिए, किसी का तो माइक ऑन है। इसका नाम मैंने दिया यहाँ पर बिंदु को क्यू, और मैंने लिखा बिंदु आर। ठीक है, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका आंसर आप क्या बोलोगे। ठीक है, बस ABCD में चैट में आंसर लिख देना। एंगल PRQ, एंगल PQR, एंगल QRP, या एंगल RPQ, कौन सा सही होगा? हेलो। अच्छा माइक बंद कर दीजिए, किसी का माइक है, कुछ बोलना है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, नहीं ठीक है। तो एंगल PRQ होगा, एंगल PQR होगा, एंगल QRP होगा, एंगल RPQ होगा। देखो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर शीर्ष क्या है इस कोण का, अगर मैं आपसे पूछूं शीर्ष वर्टेक्स बताइए, क्या बोलोगे? जहां पर भी दो दो भुजा मिल रही होंगी वही वाला होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर क्यू होगा हमारा शीर्ष, है ना, ये हमारा शीर्ष है। इस बिंदु की बात करेंगे तो क्यू हो जाएगा, तो क्यू बीच में रहेगा, है ना। बाकी क्या बिंदु दिख रहे हैं, पी और आर, तो हम कहेंगे सर एंगल लिख देंगे PQR, क्यू को बीच में रखना है, ऐसे लिख दो, या फिर एंगल RQP, दोनों ही लिखना सही होगा। स्टार्ट तो कहीं से कर सकते हैं, लेकिन बीच में हमेशा क्यू लिखना होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर बीच में देखो आर है जो कि गलत है, बीच में यहाँ भी आर है जो कि गलत है, बीच में यहाँ पर पी है जो कि गलत है, बीच में हमें क्यू रखना है ना, बीच में क्यू रखना है, तो बीच में क्यू है, ये वाला बिल्कुल सही है। समझ में आया कि नाम कैसे दें? ठीक है, तो एक और चलो एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा सिशांत रांगा के नाम से बच्चों आपको कोई डाउट है? चलो आपका माइक बार ऑन हो रहा है, देखो हो सकता है फिर आपको क्लास से रिमूव किया जाए। सिशांत रांगा के नाम से जो बच्चे हो, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो माइक देखो, हो सकता है गलती से आपकी माइक ऑन हो रही हो, लेकिन आपके वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लास डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से। चलो एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा, चलो इसका नाम आपको लिखना है, यहाँ पर मैंने लिखा x, यहाँ लिखा y, और यहाँ पर लिखा z। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है एंगल ZXY, ऑप्शन बी है हमारे पास एंगल YZX, ऑप्शन सी है हमारे पास एंगल XYZ, ऑप्शन डी है हमारे पास एंगल ZYX, और ऑप्शन ई है हमारे पास C एंड D बोथ। ध्यान से देखो, सिर्फ सी होगा या डी भी होगा? देखो सी भी हो, सी और डी भी होगा क्या? सी तो ठीक है, डी भी होगा क्या? हाँ, देखो यहाँ पे, देखो आप कहोगे सर यहाँ पर शीर्ष क्या है। चलो अब मुझे आप लोग चैट में बस इतना बताओ कि इस कोण का शीर्ष क्या है। आप बोलोगे सर ये वाला क्या है, इस बिंदु पर मिल रहा है दोनों लाइन, तो YZ को कहेंगे भुजा, है ना, XY को कहेंगे भुजा, और Y क्या है हमारा शीर्ष है, इसको आप वर्टेक्स कहोगे, है ना, इस कोण को, इस पॉइंट को आप वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स जो है, शीर्ष जो है वो बीच में रहेगा, तो Y को आपको बीच में रखना है। बाकी जो दो पॉइंट है X और Z, इसको आगे पीछे लिख दीजिए, या तो XZ ऐसे लिखेंगे एंगल, ये भी सही होगा, या फिर आप Y को बीच में लिखकर आप Z और X को लिख दोगे तो भी सही होगा, तो दोनों ही सही होगा। बीच में बस आपको Y रखना है, शीर्ष को हमेशा बीच में रखना है। ठीक है, तो जो आपका शीर्ष होता है, वर्टेक्स होता है, उसको बीच में रखना है। XYZ लिखिए चाहे ZYX लिखिए, या तो X से Y Z की तरफ जाइए, या फिर Z से X की तरफ आइए। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही था, XYZ और ZYX, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इस टाइप से नाम लेते हैं। तो आपने भुजा समझ लिया, कोण समझ लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या आपको ये भी पता है कि किसी भी बंद आकृति में जितने कोण होंगे उतना ही भुजा होंगी, भुजा और कोण की संख्या बराबर होगी। तो अब तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, बाकी सभी को आ रही है ना यस आवाज? सर। बाकी सबको आ रही है, ठीक है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो। चलो ठीक है, तो अगला जो कंसेप्ट है हमें सीखना था शीर्ष, और ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया कि शीर्ष होता क्या है। तो शीर्ष क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन में क्या बोला गया है। कोण का शीर्ष क्या होता है, कोण को बनाने वाली दो किरणों, रेखा या रेखाखंडों का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मैंने आपको कॉमन फैक्टर वाला याद करिए, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों ही में कॉमन हो, जो पॉइंट दोनों ही में, मतलब अगर मैंने कुछ ऐसे बनाया तो आपको दिख रहा है कि सर ये जो पॉइंट है, इसका नाम दे दिया PQR, जो QR लाइन में भी Q आ रहा है
और क्यूपी लाइन में भी क्यू आ रहा है। यस सर। तो क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो इस वाले लाइन में भी है और इस वाले लाइन में भी है, जो कॉमन है। तो कॉमन है वही उसका शीर्ष हो जाएगा, ठीक है, जो कॉमन है वही शीर्ष होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा प्रदीप प्लीज आप चैट में लिखे ना, जो क्लास डिस्टर्ब हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शीर्ष क्या होगा, जो कॉमन पॉइंट है दोनों में, ठीक है। तो आप सीधे ध्यान रखिएगा, देखने से तो काफी आसान लगता है, डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा। शीर्ष क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है ना दोनों साइड का, वही कॉमन पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति में वर्टेक्स की नंबर ऑफ वर्टेक्स बताइए, शीर्ष की संख्या बताइए, कितने शीर्ष है, शीर्षों की संख्या 4 सर। काउंट कर लोगे, काफी आसान है। आप बोलोगे सर एक यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, तीसरा यहाँ दिख रहा है, चौथा यहाँ दिख रहा है ना, 1 2 3 4। कैसे समझा? जहां पर भी दो भुजाएं मिलती है वहां पर शीर्ष बन जाएगा, जहां भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर एक शीर्ष बन जाएगा। या फिर कह सकते हैं सर हर कोण के पास एक शीर्ष होगा, है ना, जितने भी कोण होंगे उस हर एक कोण के पास एक शीर्ष होगा, ठीक है। तो एक चीज और मैंने समझा कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि शीर्षों की संख्या बताइए, तब आपने बोला सर शीर्षों की संख्या कितनी है, शीर्षों की संख्या 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कोणों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ एंगल बताइए, तो इस फिगर में कोण कितने हैं, और जब भी मैं कोण कर रहा हूं तो अंदर वाले कोण की बात कर रहा हूँ, तो हर एक कोण के पास हर एक शीर्ष के पास एक कोण बन जाएगा। तो बंद आकृति है तो कहेंगे सर कोण भी 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं भुजा कितनी है, तो भुजा कितनी होंगे, भुजा भी 4 होंगे। तो 1 2 3 4 भुजाएं। तो मतलब समझ में आया कि कोई बंद आकृति अगर वो रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है तो वर्टेक्स का नंबर, कोण का नंबर यानी एंगल का नंबर और भुजा की संख्या तीनों ही बराबर होंगे, ठीक है। तो शीर्ष, कोण और भुजा की संख्या हमेशा बराबर होती है अगर वो बंद आकृति है और वह रेखाखंडों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो आपसे कभी बोला जाए कि भुजा की संख्या गिनकर बताइए या कोण की संख्या गिनकर बताइए, तो आप सभी अलग अलग गिनोगे क्या? कोई भी एक काउंट कर लो, है ना, या तो शीर्ष काउंट कर लो, चाहे कोण काउंट कर लो, चाहे भुजा काउंट कर लो, है ना, और वो काउंट करके बाकी सभी बराबर कर दो, है ना। तो सभी को बराबर कर देना है, बस एक ही काउंट करना। तो इस आकृति को यहाँ पर आप सारी चीज समझ सकते हो कि यहाँ पर आप क्या कहोगे। सर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट को आप कहोगे शीर्ष यानी वर्टेक्स, ठीक है। अगर मैं इन दोनों लाइन के बीच के झुकाव की बात करूं, है ना, एक मैंने लाइन ले लिया ये वाला और एक मैंने लाइन लिया ये वाला, तो इन दोनों के बीच के झुकाव की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये हमारा कोण है। और अगर मैं इन रेखाखंड की बात करूं, कोई भी एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड की बात करूं तो आप कहोगे सर ये हमारा भुजा है, साइड, ठीक है। और मैं नंबर पूछूं आपसे कि मुझे भुजा या कोण या वर्टेक्स, अच्छा अननेसेसरी कमेंट मत लिखिए, फ्री फायर के नाम से जो बच्चे हो, अभी क्लास चल रही है ना, क्लास में पढ़ लीजिए, अभी क्रिसमस नहीं विश करना है आप। सर इसके 6 कोण है, 6 इसी से और 6 भुजा है। नाइस। तो किसी भी एक चीज को काउंट कर लेंगे। आप कहोगे सर मैंने क्या किया, शीर्ष ही काउंट कर लिया सिर्फ। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 शीर्ष है तो मैंने शीर्ष 6 लिख दिया। बाकी कोण और भुजा बिना गिने हुए भी आप 6 लिख सकते हो। आपको काउंट करके मैं दिखा दूं अगर, तो आप कहोगे सर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 कोण ही आ रहे हैं। भुजा भी आप काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो काउंट भी करोगे तो बराबर ही आएगा, लेकिन काउंट करने की जरूरत ही क्या है, कोई भी एक काउंट कर लेंगे आंसर कर देंगे, है ना। तो चाहे आपसे भुजा पूछी जाए, चाहे कोण पूछी जाए, चाहे शीर्ष पूछे जाए, हम लोग तीनों की संख्या बराबर कर देंगे, ठीक है, कोई भी एक काउंट। चलिए, तो अगर फिगर कुछ ऐसा दे दिया जाए तो मुझे बता सकते हो यहाँ पर भुजा, कोण और शीर्षों की संख्या कितनी है। मैं चलो आपसे पूछूं कि कोणों की संख्या बताइए, मैं आपसे पूछूं कोणों की संख्या, तो आप क्या बोलोगे? साइड नहीं पूछ रहा हूँ। 8 सर। तो आप कोण गिनने से बेटर क्या करोगे साहब, मैं क्या करता हूँ शीर्ष काउंट कर लेता हूँ, या फिर मैं भुजा काउंट कर लेता हूँ, कुछ भी काउंट कर लो, है ना। तो इसको मैं काउंट कर रहा हूँ शीर्षों, ठीक है, तो आप शीर्ष काउंट कर लीजिए। तो हर एक शीर्ष के पास एक कोण बनेगा, है ना, हर एक शीर्ष के पास कोण बनेगा। तो आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 शीर्ष दिख रहा है। तो मैंने बोला सर शीर्ष जो है इसमें, इस फिगर में अगर शीर्षों की संख्या देखी जाए तो 8 है, और अगर 8 शीर्ष रही होंगी तो 8 कोण भी रहे होंगे, कोण भी 8 रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, कोण क्या है, अंदर वाले कोण को ही लेना है। तो आपको सर एक यहाँ पर है, दूसरा नंबर का कोण यहाँ पर है, तीसरे नंबर का कोण यहाँ पर है, चौथे नंबर का कोण यहाँ से। नंबर कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं जहां पर 1 लिख रहा हूँ वहां भी आपको ही 1 लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। देखो 5वां कोण यहाँ पर है, छठा कोण यहाँ पर है। देखो 7वां और 8वां कोण भी ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, बाहर वाला नहीं बताना है,
आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण दिख रहा है ना अंदर की तरफ, इसको कहेंगे कोण नंबर 7, और ये वाला जो अंदर की तरफ दिख रहा है इसको हम कहेंगे कोण नंबर 8। ठीक है, तो ये 8 कोण दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अंदर वाले कोण दिख रहे हैं। अधिकतम कोण है ना सर? क्या कह रहे हो? सर ये अधिकतम कोण है ना सर, ये 7-8? नहीं, 7-8 समकोण नहीं है। अगर मैं इधर की बात करूं तो समकोण कहेंगे, अंदर वाले को हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अधिक कोण। अधिक कोण भी नहीं है यहाँ प्रदीप, आप ध्यान रखिएगा, मैं आगे क्लास में बताऊंगा। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, जिसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो इसके बारे में आगे क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी के लिए बस ध्यान रखिए कि अंदर में कोण बन रहा है, और इसका नंबरिंग हमने किया 7 और 8। ठीक है, क्या नाम है, कैसा एंगल है, इसके बारे में आगे भी सीखेंगे। ठीक है, क्लियर ओके है? सर। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि भुजा की संख्या बताइए, तो आप काउंट करो क्या? काउंट कर सकते हैं, काउंट करोगे तो भी आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, काउंट बिल्कुल मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आप काउंट कर लो। आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, भुजा नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहां से भी दिख गया कि सर भुजा, कोण और शीर्ष हमेशा क्या है, बराबर होते हैं। ठीक है, भुजा, कोण, शीर्ष हमेशा बराबर होते हैं अगर बंद आकृति है और वो रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो इस फिगर को देख के बताइए यहाँ पर भुजा, कोण और शीर्षों की संख्या कितनी है। प्लीज सभी लोग चैट में लिखिएगा, सभी को चैट में लिखना है। फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और भुजा, कोण, शीर्षों की संख्या बतानी है। थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। आप क्या करोगे, कुछ भी एक काउंट कर लो, सभी चीजें काउंट करने की जरूरत नहीं है अलग अलग। मैं क्या कर रहा हूँ, शीर्ष को काउंट कर ले रहा हूँ। तो आप कुछ ऐसा लिख दो, एक, मैंने काउंटिंग किया, आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, 10 शीर्ष है। अभी मैंने क्या लिखा, वर्टेक्स की संख्या, शीर्षों की संख्या। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 10, बाकी कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बोलोगे सर इसमें भुजा कितनी रही होंगी, भुजा भी रहे होंगे 10। और अगर मैं पूछूं कोण कितने रहे होंगे, तो हर 10। शीर्ष के पास 10 कोण एक रहे होंगे। तो ये सारे अंदर वाले को हम कोण कहेंगे। तो कोण कौन है, भुजा कौन है, शीर्ष कौन है, पता होने चाहिए। काउंटिंग कैसे करते हैं पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। बस मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगा कि कोण की संख्या बताइए। ठीक है, मैंने एक फिगर बनाया कुछ ऐसे। ठीक है, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कोण कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ एंगल्स बताइए, कोणों की संख्या बताइए, कितने कोण बन रहे हैं। 8 सर। ठीक है, सभी लोग लिखो जो भी आपका आंसर है। चलो 8, वेरी नाइस। देखो आपको क्या करना है, कोण काउंट करना है, कोण काउंट कर लिए, भुजा काउंट करना है, भुजा काउंट करिए, शीर्ष काउंट करना है, शीर्ष काउंट कर लीजिए। जो भी आसान लगता है वो काउंट करो, गिनती करो, और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने शीर्ष को काउंट करना स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने कहा शीर्ष 8 है सर, कोण भी 8 रहा होगा, बस काम करना। अगर आपको बोला जाए कि रिप्रेजेंट करके दिखाइए कहाँ कहाँ पर कोण बन रहे हैं, तो आपको रिप्रेजेंटेशन ध्यान देना है। कुछ ऐसा लिखोगे आप, अंदर वाले कोण को ही बताइएगा। एक बोलोगे सर ये वाला कोण है, दूसरा ये कोण है, तीसरा ये कोण है, चौथा देखो इस वाले को बताना है, इस वाले को मत बताना, अंदर में नहीं है वो, अंदर वाले को ही बताना है। फिर आपको एक यहाँ बताओगे, एक यहाँ बताओगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो नंबरिंग में कर दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें बताना होगा, अंदर वाले कोण की ही बात करनी है। ठीक है, चलिए अब क्लियर है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में। काफी आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको भुजा, शीर्ष या कोण काउंटिंग करनी है, आप आंसर कर दोगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आपको पता है पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन करना पड़ता था, यहाँ भी कुछ सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो आप देखकर बता सकते हो। चैट में कर रहा हूँ अभी बंद, और आपको आंसर पोल में देना है, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। चलिए, पोल मैंने ऑन कर दिया, आपको बताना है इस आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए, साइड, नंबर ऑफ साइड एंड नंबर इजी था ऑफ एंगल। सर। अब बहुत ही आसान है। कर दिया सर। नाइस, बहुत कम समय लगेगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है ना।
पॉलिनोमियल में जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था उसमें क्या करना था हमें, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, काफी अलग अलग फार्मूला दे। आंसर निकलता था सर, फिर पोल में जाके करते हाँ थे। उसमें पहले सॉल्व करते थे आप लोग, इसमें क्या सॉल्व करोगे, इसमें तो बस काउंटिंग करना है। इसमें तो अगर ध्यान से मेरी बात सुन रहे होगे तो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन अभी भी क्लास में सिर्फ आधे ही बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? सर स्क्रीन नहीं आ रही। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, स्क्रीन बिल्कुल सही है। सर चैट लास्ट सेक्शन बंद नहीं है क्या? क्या बोल रहे प्रदीप, फिर से बताइए। चैट सेक्शन बंद नहीं है क्या सर? ए भेजा है किसी ने। अच्छा चैट सेक्शन मैंने बंद किया था, शायद किसी रीजन से वो खुला रह गया होगा। चलिए ठीक है, अभी चैट बंद है। थैंक्स बताने के लिए प्रदीप। तो भी 15 सेकंड रुकने, 15 सेकंड मेंट करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे ऐसे क्वेश्चन में। और अगर आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से जाइए आंसर कर दीजिए। ये सब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप सभी आंसर सही करोगे, अच्छा रिपोर्ट बनेगा आपका। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, तो 5 4 3 2 1। चलिए तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे ये सर यहाँ पर मुझे क्या करना है, भुजा या कोण काउंट करना है। आप चाहे भुजा काउंट कर लीजिए चाहे कोण काउंट कर लीजिए। तो मैं पहले भुजा काउंट करता हूँ। तो भुजा मुझे दिख रहा है सर जिन रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। एक भुजा तो ये दिखा, दूसरा भुजा मुझे यहाँ पर दिखा 2, तीसरा भुजा मुझे यहाँ दिखा 3, चौथा भुजा मुझे दिखा ये, और पांचवा भुजा मुझे दिख गया ये 5। तो कहेंगे सर भुजा 5 है तो कोण भी 5 रहा होगा। तो होगा 5 और सर। 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सर भुजा भी 5 है और कोण भी 5 है। ऑप्शन नंबर बी में देखो भुजा 4 नहीं होगा, बाकी सभी जगह सारे गलत लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफी जल्दी पता चल गया कि सर भुजा भी 5 है, कोण भी 5 रहा होगा। कोण भी काउंट करोगे तो देखो ठीक आंसर था। क्या बोल रहे हो, कितने बच्चों का ठीक आंसर था सर? सभी का आंसर ठीक था, बस एक या दो बच्चों का आंसर गलत था। बस एक दो का ही गलत था, बाकी सभी के सही थे। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सही होना भी चाहिए आप सभी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें थोड़ा हड़बड़ी मत करना। यहाँ पर कोनों की संख्या बत पूछी जा रही है आपसे। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप हड़बड़ी करोगे तो शायद गलती हो जाए। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूं कि ध्यान से करना है, थोड़ा रुक कर करिएगा, देखो क्या होगा यहाँ पर आंसर। कोनों की संख्या पूछी जा रही है आपसे, नंबर ऑफ एंगल्स। तो 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा या 14 होगा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, काफी अच्छा तरीका, कि कभी भी आपको कोण भुजा या शीर्ष में कंफ्यूजन हो, कोई भी जो आसान लगे उसी को काउंट कर लो ना। चाहे आप भुजा काउंट कर लीजिए, चाहे आप शीर्ष काउंट कर लीजिए, चाहे एंगल काउंट कर लीजिए, जो भी आसान लगे वो काउंट करेंगे। कर दिया सर। नाइस, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है और अभी तक जितने बच्चों ने किए हो सभी का आंसर सही। ठीक है, लेकिन स्टिल अभी भी आधे बच्चों का आंसर आया है। तो शुरुआत के कुछ क्लासेस या अभी के कुछ क्लासेस में आपको लग सकती है कि काफी बेसिक है, लेकिन ये सारी चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सर बाहर अंदर के दाना के गिनने हैं। अंदर वाले ही कोण गिनने हैं हमें। ठीक है, सिर्फ अंदर वाले कोण ही गिनने हैं। जब भी आपको किसी आकृति देकर बोला जाए कोण की संख्या बताइए, तो आपको अंदर वाले कोण देखने होते हैं। और एक हिंट है कि जितने भी किसी आकृति में भुजा होती है उतनी ही कोण होती है, उतनी ही शीर्ष होती है। ठीक है? तो अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूं। अभी कुछ बच्चे और हैं जिसका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड्स, आखिरी के 10 सेकंड है। देखो आंसर ऐसा मत छोड़ा छोड़ा मत करो प्लीज, सभी लोग आंसर किया करिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो तो अभी मैं पोल एंड कर दे रहा हूं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे। देखो मुझे बोला जा रहा है कोण काउंट करिए, सिर्फ एंगल काउंट करिए। मैं कोण तो काउंट कर ही सकता हूँ, लेकिन ज्यादा आसान क्या होगा, मैं भुजा काउंट कर लूँ या फिर मैं शीर्ष काउंट कर लूँ। तो मैं शीर्ष काउंट करता हूँ पहले। ठीक है, कोण भी काउंट करके रिप्रेजेंट करके मैं दिखा दूंगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, शीर्ष देखता हूँ। तो 1
दो जहां पर भी दो भुजा मिलेगी एक शीर्ष बन जाएगा, या कॉर्नर को आप शीर्ष करते हो तो एक दो मिल गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा शीर्ष यहाँ है, 6 7 8 9 10 11 12, 12 शीर्ष दिख रहे हैं आपको, 12 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे अभी। तो इन 12 को क्या कहेंगे, 12 शीर्ष है। और अगर शीर्ष आप कह रहे हो 12, तो कोण भी हमारा 12 रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 12 कोण हो जाएंगे हमारे, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगर कोई आपसे बोले कि चलो रिप्रेजेंट करके दिखाइए, आपको अगर कोई बोले कि रिप्रेजेंट करके दिखाइए कि आप कहाँ कहाँ पर कोण 12 बना रहे, ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक मैंने यहाँ बनाया, देखो कोण नंबर 1, दूसरा कोण नंबर 2, तीसरा मैंने बोला कोण नंबर 3, चौथा यहाँ पर बोला कोण नंबर 4, ये कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, ये कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। देखो 8 कोण तो काफी आसानी से दिख गए, बाकी 4 कोण देखो इस चारों बिंदु पर बनेंगे। और आपको लिखना कैसे होगा ये समझिएगा, इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो आप बाहर वाले कोण को नहीं दिखाना है आपको, आप बोलोगे सर एक कोण मुझे यहाँ पर दिख रहा है अंदर की तरफ, कोण नंबर 9, इसको कहेंगे अंदर की तरफ कोण नंबर 10, इसको कहेंगे कोण नंबर 11, इसको कहेंगे कोण नंबर 12, ठीक है। तो ये 12 कोण हमें दिख रहे थे इस फिगर में, ठीक है। तो हम कहेंगे टोटल 12 कोण थे। यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा गया था, आपको बस बोला गया था कि नंबर बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर भुजा कितनी है तो क्या करोगे आप, भुजा भी 12 रहे होंगे सर। अगर कोण 12 है, शीर्ष 12 है, तो भुजा भी 12 रही होगी, क्योंकि ये बंद आकृति है, रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, तो भुजा भी 12 रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, शीर्षों की संख्या पूछी जा रही है और इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको 5 सेकंड में कर देना चाहिए, फिर भी जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, फिर भी देख लेना, ऑप्शन कहीं देखने में हड़बड़ी ना कर दो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बहुत जल्दी से आंसर करना है, ठीक है, ऑप्शन को सही से देख लीजिए। अभी आवाज किसी की नहीं आई, कोई 2 बच्चा माइक ऑन किया था, कोई एक जितनी बच्चे भुजा होगी सर उतने ही शीर्ष होंगे ना। हाँ, जितनी भुजा होगी उतने ही शीर्ष होंगे, उतने ही कोण होंगे, कई बार मैं बता चुका हूँ। कंडीशन याद रखिएगा कि बंद, एक सेकंड, कंडीशन बंद आकृति क्या होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए और रेखाखंडों से मिलकर बनी होनी चाहिए, ये तो कंडीशन होना चाहिए। तो ये बंद आकृति है, रेखाखंड से मिलकर बनी हुई है, तो जितने शीर्ष होंगे उतने ही भुजा होंगे, उतने ही कोण होंगे। हाँ प्रदीप, अब बताइए, कुछ पूछ रहे थे क्या? पहले वाले से जैसा है सर ये तो। हाँ बहुत ही आसान है, पहले वाला ही जैसा है, ये तीनों क्वेश्चन काफी सिमिलर से थे, शीर्ष भुजा कोण। बस आपको जो भी आंसर लगता है चैट में, सॉरी पोल में जाकर आंसर कर दो, ठीक है। और अभी तक क्लास में टोटल मुझे दिख रहा है 30 बच्चे, और अभी तक 20 बच्चों का आंसर आया है, मतलब 10 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। अच्छी बात है कि 20 में 21 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी, और 21 में 21 आंसर सही है, सभी का आंसर सही है, और होना भी चाहिए, डेफिनेटली आंसर सही होने चाहिए। लेकिन बाकी जो 9 बच्चे हो उनका आंसर क्यों नहीं आए, बाकी 9 बच्चों का आंसर क्यों नहीं आया है, आंसर करिए, कोई भी स्किप मत किया करो, क्योंकि पोल की रिजल्ट देखी जाती है, आपकी रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर आपका अटेंडेंस में नाम आएगा, पोल में नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ 10 सेकंड लेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, काफी आसान क्वेश्चन, इतना समय काफी है करने। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए, तो 24 बच्चों ने आंसर किया है। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और आपका अभी चैट ऑन है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसमें कुछ सॉल्व तो करना है नहीं, फिगर को देखोगे, काउंट कर लोगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शीर्ष बताइए, शीर्ष कहाँ बनता है, जहां पर भी 2 भुजा बनती है वहां पर एक शीर्ष बन जाता है। तो एक शीर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है, दूसरा शीर्ष मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तीसरा शीर्ष यहाँ पर दिख रहा है, बस इस कॉर्नर्स को ही तो शीर्ष कहते हैं, चौथा यहाँ होगा और 5वां यहाँ पर होगा, तो 5 शीर्ष है, सीधे कह देंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही, और सभी का आंसर सही था, आप सभी का, है ना। एक चीज पर ध्यान रखेगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भुजा कितनी है तो आप कहना सर भुजा काउंट नहीं करेंगे, भुजा भी 5 हो जाएगा, कौन पूछू, कौन भी 5 हो जाएगा, है ना। यस सर। 5 भी कौन हो जाएंगे, शीर्ष भी 5 होगा और भुजा भी 5 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा शीर्ष भुजा और कौन को काउंटिंग। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, ये भी अगला टॉपिक भी काफी आसान है, ये भी आपको काफी सारी चीजें पता होंगी इसमें। जैसे पहले चीज हमें पढ़ना कि पॉइंट क्या होता है, उसके बाद पॉइंट के पोजीशन के आधार पर 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं, एक होता है कोलिनियर पॉइंट और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। मतलब बिंदु 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, बिंदु 2 टाइप के नहीं होते हैं, कई बार आपको बोल दिया जाएगा ना कि बिंदु 2 टाइप के होते हैं, नहीं, बिंदु 2 टाइप के नहीं होते। बिंदु के पोजीशन के आधार पर बिंदु को 2 तरह से हम लोग देखते हैं, या तो संरेख बिंदु होगा उनके लोकेशन के आधार पर, या फिर असंरेख बिंदु होगा। तो संरेख और असंरेख करने के पहले समझ लेते हैं कि बिंदु क्या है, फिर संरेख असंरेख जानेंगे, बिंदु में और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए।
बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, एक डॉट होता है। कह सकते हैं ना सर, डॉट जो हम बनाते हैं, मान लो आपके पास एक पेन है, सभी के पास, अपने पेन से अपने कॉपी पर आप अगर ऐसा एक डॉट लगा दोगे तो इसी को तो बिंदु कहते हैं। आपके पास स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, चौक होता है, चौक से आप अगर एक डॉट लगा दोगे उसको क्या कहते सर हैं, पॉइंट हम कहेंगे। जैसे पोल में आंसर देने जाते हैं सर, 3 डॉट रहे सर, ये भी तो है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। ABCD जो रहता है वो भी एक डॉट के समान है ना, लेकिन बहुत छोटा पॉइंट जो होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। और अभी आपको जो ABCD दिखता है ना, वो एक सर्कल के जैसा दिखता है, एक वृत्त के जैसा दिखता है। तो बस ये अंतर है थोड़ा, कि जो डॉट होता है सर वो बहुत ही छोटा होता है, पेन के निब के जैसा हो सकता है, या फिर जो सुई आप यूज करते हो, सुई का जो आगे वाला टिप होता है ना सीधा, उसके जैसा हो सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं अगर कोई डेफिनेशन भी पूछ ले आपसे कि बताओ बताओ बिंदु क्या होता है, तो कह सकते हैं कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है, या फिर कह सकते हैं किसी भी समतल पर, समतल कहने का मतलब कोई भी सरफेस, कोई भी सतह पर एक सटीक स्थिति है, एग्जैक्ट पोजीशन दिखाते हैं। जैसे आपने मैप देखा होगा, हरियाणा का मैप, तो हरियाणा का मैप में कई बार आप देखते हो कि डिस्ट्रिक्ट को इस तरीके से दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर दिखाता है सोनीपत, यहाँ पर पानीपत, यहाँ पर रोहतक, कुछ इस टाइप से आपको लिखा हुआ मिलता है। तो ये सारे पॉइंट क्या दिखा रहे हैं, एक पोजीशन को ही तो दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारा इस मैप में, मान लो ये हरियाणा का मैप है, मतलब ऐसे रैंडम बना रहा हूँ, तो इस मैप में यहाँ पर क्या है हमारा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट रहा होगा। ये पॉइंट क्या है हमारा, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एक डिस्ट्रिक्ट। तो समझ में आता है पॉइंट है क्या, एक सरफेस पर एक पोजीशन को, एक स्थान को दिखा रहा है वो। ठीक है, बनाते कैसे हैं, कोई आपसे पूछ ले कि पॉइंट कैसे बनाते हैं, तो आप सभी लोग कह दोगे सर हमारे पास पेन है, डॉट लगा देंगे कॉपी पर, पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है, कुछ इस टाइप से, है ना, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होने चाहिए डॉट के बारे में या फिर पॉइंट के बारे में। देखो, आप कोई भी आकृति के बारे में पढ़ोगे ना, मैथ्स में कुछ भी आप पढ़ोगे, तो उसको नाम देना होता है ना, उसमें हम लोग नेमिंग करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा, मान लो अगर मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु बना दी, तो मैं कैसे बताना चाहूंगा कि मुझे इस पॉइंट के बारे में बात करनी है। मान लो मैंने 3 कलर का पॉइंट बनाया, एक मैंने पॉइंट, अच्छा पॉइंट बहुत छोटा होता है, मैं अगर बहुत छोटा बनाऊं तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। तो एक मैंने रेड बनाया, एक मैंने ब्लैक बनाया, और एक मैं बना दे रहा हूँ ग्रीन। ठीक है, ये 3 डॉट दिख रहे हैं। अब मुझे लाल वाले की बात करनी है, तो मैं आपको हर बार ऐसा नहीं बोलूंगा ना कि रेड वाला बिंदु, ब्लैक वाला बिंदु, ग्रीन वाला बिंदु, ऐसा नहीं बोलते। तो हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं। और नाम हमेशा देने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल लेटर यानी बड़े वाले जो अक्षर होते हैं उसका यूज करेंगे, कभी आप स्मॉल लेटर नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कैपिटल ए, यहाँ पर लिखना होगा कैपिटल बी, कैपिटल सी, चाहे आप लिख दो कैपिटल पी, यहाँ लिख दो एम, यहाँ पर जेड। ठीक है, तो बिंदु को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अक्षर यानी बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी आप अगर ऐसे लिख दोगे कि पॉइंट लिख के ए, तो ये ऐसा नहीं लिखते। ठीक है, ऐसा लिखने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करते। क्लियर है सभी को, नाम ओके लिखने सर। के लिए कैपिटल अक्षर का ही यूज करना। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है बिंदु के बारे में, सर और कुछ पता होना चाहिए क्या हमें, हाँ कुछ और पता होने चाहिए। देखो बिंदु में ना बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म कहने मतलब बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा, तो उसमें कोई लंबाई नहीं होती। जैसे समझो, अगर मैंने यहाँ पर ना एक लाइन बनाया, यहाँ पर एक छोड़ो लाइन, आप सभी के पास पेन है क्या आपके हाथ में, सभी के पास पेन होगा ना, क्लास कर रहे हो यस तो सर। पेन तो होगी सभी के पास। तो पेन को आप सोचोगे ना, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, मेरी पेन दिख रही है आप सभी को, तो इस पेन की एक लंबाई है, इस पेन की एक लंबाई है ना, आप सभी को दिख रहा होगा। तो इस पेन की एक लंबाई है, लेकिन अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं तो इसकी कोई लंबाई है क्या, नहीं, इसकी कोई भी लंबाई नहीं है। अगर यस मैं सर। एक लेसर लाइन बनाता हूँ तो उसकी लंबाई होती है। अगर मैं कोई ऐसे बॉक्स बना दूं तो आप बोलोगे सर इस बॉक्स में एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, लेकिन पॉइंट में क्या है सर, ना ही लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही इसकी कोई मोटाई है, ना ही ऊंचाई है। ठीक है, तो हम कहेंगे पॉइंट में हमें एक चीज और ध्यान रखना है सर, ये हमेशा ध्यान रखेगा एक प्रॉपर्टी, कि पॉइंट क्या होता है बिंदु के गुण में, सर बिंदु की ना ही कुछ लंबाई होती है, ना ही कुछ चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई को एच से। तो ना ही लेंथ होगा, ना ही ब्रेथ होगा, ना ही हाइट होगा। ठीक है, तो पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो कहेंगे सर इसमें ना ही कोई लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी, बहुत छोटा सा एक बिंदु है, कुछ भी लंबाई इसमें कहाँ है, कुछ भी चौड़ाई कहाँ है, कुछ भी ऊंचाई नहीं है। ठीक है, तो उसकी लंबाई नहीं होगी, चौड़ाई नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी। क्लियर, चलिए
तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कई बार, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने आपको बोला कि सर हमने पढ़ना क्या है, संरेख और असंरेख बिंदु, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो क्या लिखा गया, पहले डेफिनेशन पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ। लिखा गया यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो उसको कहते हैं संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। मतलब आप स्कूल जाते हो, सीधे जाकर स्कूल में आप क्लासरूम में बैठ जाते हो क्या, बताइए, प्रेयर होता है कि नहीं होता है? यस प्रेयर सर। होता है ना स्कूल में, प्रेयर। तो यस प्रेयर सर। करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप कहोगे सर ये क्लास 8 की लाइन है, तो एक बच्चा यहाँ पर खड़ा रहेगा, उसके पीछे एक बच्चा यहाँ खड़ा रहेगा, उसके पीछे यस एक बच्चा सर। यहाँ खड़ा रहेगा, उसके पीछे एक बच्चा यहाँ खड़ा रहेगा। तो ये सारे बच्चे जो है एक ही पंक्ति में खड़े हैं ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, मेक लाइन, हाँ लाइन बनाते हो ना आप लोग। तो वही, अगर ये सारे बच्चे एक जैसे खड़े तो इन बच्चों के जगह पर मैं पॉइंट अगर बना दूं, मैं कहूँ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे बच्चे, तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, संरेख बिंदु होंगे, क्योंकि एक ही सीध में खड़े हैं, एक ही लाइन में खड़े हैं। समझ में आया? आप ऐसे तो नहीं खड़े होते ना कि आप एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हो गया और एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हो गया, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हो गया, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया और कह रहे कि चलो प्रेयर करते हैं। ऐसा नहीं करते। तो अगर ऐसा है तो इसको कहेंगे असंरेख, मतलब एक लाइन पर नहीं स्थित है ना। तो इसको कहेंगे सर ये संरेख नहीं है। लेकिन ये वाला क्या है, संरेख है। तो एक ही सीधे में अगर खड़े रहेंगे, एक ही लाइन में खड़े रहेंगे तो उसको संरेख बिंदु कहेंगे। क्लियर है? तो कोई आप समझना, कोई भी पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट अगर एक ही सीधे में है, उनको आप अगर मिला दोगे तो एक ही लाइन बन रहा है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, ये एक संरेख बिंदु है ना। ये तीनों के तीनों, इसको नाम दे दो, मैं पहले तुम नाम देता हूँ ए, तो एक सेकंड, ठीक है। तो आपने बोला सर इसका अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी को क्या कहेंगे, ए बी सी डी जो बिंदु है सर, ये चारों बिंदु क्या है, संरेख है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है, संरेख है, कोलिनियर है। ठीक है। मैंने और कोई पॉइंट बनाया, आपको चेक कैसे करना है, आपको मैंने कुछ पॉइंट बना कर दे दिया, 3 पॉइंट बनाया, नाम दे दिया पी क्यू आर, आपसे पूछ रहा हूँ कि ये संरेख है या असंरेख है, संरेख है या नहीं, चलो असंरेख को थोड़ी देर में देखेंगे, यस संरेख सर। है या है नहीं सर। है। यस आप क्या सर। करो, इन लाइन बनाइए, ठीक है, एक लाइन बनाइए, एक लाइन पी क्यू से बनाइए और इसको बढ़ाइए, देखो ये आर सर से इस जा रहा है क्या, तो आपको दिख जाएगा, जैसे ही आप मिलाओगे ना तो आपको ये दिख जाएगा कि ये तीनों जो बिंदु है, ये तीनों जो बिंदु है एक ही लाइन पर स्थित है, इसी लाइन पर स्थित है। सर ऊपर दिखा 3 या 3 से अधिक बिंदुओं के ये सर मिलने से सर ये बनता है हाँ क्या, संरेख बिंदु। उसमें कोई डाउट है, लिखा तो वही तो लिखा है। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो वो संरेख बिंदु होगा। तीनों दिख रहा है ना, तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही सीधी यस रेखा सर। पर स्थित है, तो हम कहेंगे सर ये संरेख बिंदु है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर यस हुआ? सर। चलो, तो इसी तरीके चेक करेंगे। यस और सर। अगर मैं आपको बोलूं, एक और मैं पॉइंट दे रहा हूं, मैंने कुछ बिंदु और बना दिए, और मैं अभी आपको चेक पता नहीं क्या चल पाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ऐसे बना के दे दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा पतला लाइन में बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं इस वाले को थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे बताना कि ये जो चारों बिंदुएं आपको दिख रही है, ए बी सी डी, इसको संरेख बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। यस एक ही रेखा पर स्थित है, आप बोलोगे सर एक ही रेखा पर स्थित है, चारों के चारों क्या दिख रहे हैं, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, तो कहेंगे संरेख बिंदु हो गए। ठीक है, संरेख बिंदु हो गए। अच्छा देखो, एक चीज आपने होमवर्क, मतलब ये पिछले वाले स्लाइड में नोटिस किया होगा, सर 3 या 3 से अधिक क्यों लिखा गया है, 3 या 3 से अधिक क्यों लिखा गया है, 2 क्यों नहीं हो सकता? तो अगर 2 बिंदु बनाओगे ना, तो 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होता है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, आप कर सकते हो सर, 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं, 2 पॉइंट आप कहीं पर भी बना लो, एक रेखा तो वहां से चला ही जाएगा। मैंने कुछ भी 2 पॉइंट ऐसे बना दिए, देखो एक लाइन चला जाएगा, यहाँ से चला गया ना। अपने कॉपी पर कहीं भी यस बना सर। लीजिए, कैसे भी बना लो, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, देखो एक लाइन तो इससे चला ही जाएगा। नाम पहले दे देता हूँ मैं यहाँ पर, एक का नाम मैंने दिया पी और क्यू, देखो पी क्यू से जाते हुए एक लाइन तो बना ही सकते हैं, एक लाइन तो चला ही जाएगा, चला गया ना। तो आप कहोगे सर 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होगा, तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको याद भी रखिएगा कि कोई भी 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 बिंदु कैसे भी रहेगा, तो एक लाइन तो चला ही जाएगा उससे। ठीक है, एक लाइन तो मैं उससे जाते हुए बना ही सकता हूँ। ठीक है,
तो कैसे भी दो बिंदु बना लो, वो हमेशा कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर है या नहीं है, क्वेश्चन कब उठेगा, जब 3 या 3 से अधिक रहेगा, ठीक है। और एक ही लाइन पर अगर तीनों रहेगा तो संरेख कह देंगे। अब मान लो अगर कोई ऐसे कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा हो गया, एक यहाँ पर खड़ा हो गया, और एक यहाँ पर खड़ा हो गया, मुझे बताइए तीनों जो बच्चे हैं एक ही रेखा पर स्थित है क्या? नो सर। नहीं। तो आप कहोगे सर नहीं सर, तो इसको क्या कहेंगे, असंरेख, ठीक है। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, असंरेख, यानी नॉन कोलिनियर, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है सर, ठीक है। तो इसको आप लिख दोगे, तो ये हमारा होता है असंरेख, ठीक है। तो सीधे सीधे डेफिनेशन में वही चीज आ जाएगा। आप सीधे यहाँ पर क्या बोल सकते हो, सर यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, देखो इस बार मैंने नहीं लिख दिया, तो वे असंरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे मैंने पॉइंट कुछ ऐसे बना लिया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो आप देखो अगर इन तीनों को मैं मिला दूं तो एक सीधा लाइन बन रहा है क्या, एक तो सीधी सर- लाइन बन रही है क्या? आप बोलेंगे सर सीधी लाइन नहीं बन रही है, एक ही रेखा पर स्थित है क्या? नहीं, एक रेखा पर स्थित नहीं है, आप 2 लाइन लिख दिया। अगर मैं मिलाकर अगर बनाना चाहूँ, देखो मैं कोई भी 2 लाइन को मिलाऊं तो तीसरा वाला बिंदु उस पर नहीं स्थित हो रहा है, देखो इन दोनों को मिला दिया, तो पी और क्यू को तो मैंने मिला सकता हूँ, पी और क्यू को मैंने मिला दिया, लेकिन बिंदु आर जो है पी क्यू पर आया क्या? बिंदु आर ये हवा में उड़ रहा है, अलग है वो, है ना। तो आप कहोगे सर ये क्या है, असंरेख बिंदु है। तो ये तीनों क्या है, असंरेख है। पी और क्यू संरेख है, लेकिन तीनों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तीनों की बात करेंगे तो असंरेख होगा, ठीक है। तो अगर कुछ इस टाइप Okay, से sir. पॉइंट लिया गया है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, मुझे बताओ ये कैसे बिंदु है। ऑप्शन ए है हमारे पास संरेख, ऑप्शन बी है हमारे पास असंरेख। असंरेख क्लियर है। हम कहेंगे सर अगर इसको मिलाएं तो आपको दिख रहा है सर ये मिलाने पर क्या बन रहा है, एक सीधी लाइन नहीं बन रही है, एक सीधी लाइन नहीं बन रही तो असंरेख हो जाएगा, है ना, नॉन कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा दिख रहा है, ये अपने हमने क्या क्या पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, संरेख बिंदु पढ़ा जो एक ही लाइन पर स्थित होंगे, पी क्यू आर में दिख रहा है संरेख, और ये चारों बिंदु देखो पी क्यू आर एस एक लाइन पर नहीं स्थित है, इसको मिलाया तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, तो कहेंगे सर ये असंरेख, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। एक फिगर मैंने बनाया यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान से आंसर करना, ठीक है। ये मैं खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके आपको दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इनको कुछ पॉइंट्स के नाम दे दिए, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना दिए, और इस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी ई, ठीक है। मैं लिख रहा हूं ए सी ई क्या है, संरेख है। आपको बताना ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या गलत है, यस या नो कर दो, यस या नो कर दो, सही है कि गलत है। चैट में अभी सभी को आंसर चैट में देना है, यस या नो, ए सी ई। तो आपको क्या करना है, खोजना है बिंदु ए कहां पर है, यहाँ पर है, ए सी ई को मिला दीजिए। तो ए कहां पर है, हमें दिख रहा है सर ए ये वाला पॉइंट है, एक सेकंड, ए ये वाला पॉइंट है, सी ये वाला पॉइंट है, ई ये वाला पॉइंट है। इन तीनों को आप अगर मिलाओगे तो देखो एक सीधा लाइन तो दिख ही रहा है ना, ए सी को मिलाएंगे तो एक सीधा लाइन बन गया, तो कहेंगे ये वाला क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, है ना, ए सी क्या है, संरेख, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही था, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ, सर डी सी एक संरेख रेखा है। क्या बोल दो फिर से, डी सी और बी सर एक संरेख रेखा है। बी सी और बी। बी सी बी, फिर से बी यस सर। नहीं, बी सी के बाद फिर से बी पे क्यों आ रहे हो, आगे बढ़े ना, बी सी डी जाएगी, ठीक है। बी सी बी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बी सी डी एक संरेख होगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ ए सी और बी, ये बताइए संरेख है क्या? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ये संरेख, ये सही है कि गलत है? ए सी बी False. संरेख, फॉल्स है। आपको अगर सर ये गलत है, अगर मैं ए सी बी को मिलाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो मिला के दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो आप कुछ बोलोगे सर ए सी बी को मिलाया तो ऐसा बन गया, तो ये क्या दिख रहा है, असंरेख दिख रहा है, सीधा लाइन नहीं दिखा, तो हम कहेंगे सर ये क्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा बिंदु बी सी ई, और लिख रहा हूँ कि ये क्या है, असंरेख है, ये क्या है, ट्रू या फॉल्स, बी सी ई असंरेख, चैट में ट्रू है या फॉल्स है? तो बी दिख रहा है मुझे सर यहाँ पर, सी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बस पॉइंट को खोजना है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो बी सी को मिलाओगे तो क्या दिख रहा है सर, ये एक लाइन में नहीं स्थित है, तो एक लाइन में नहीं स्थित है तो उसको असंरेख कहेंगे, असंरेख कहेंगे तो अब ये बिल्कुल सही है ना, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से चेक करना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है।
तो भी थोड़ा समय है, तो क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। निम्न में से संरेख बिंदुओं को पहचाननी है। तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में दिए गए सारे पॉइंट संरेख है यानी कोलिनियर है। तो काफी जल्दी से आप आंसर कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से बस फिगर को देखना है। कौन से ऑप्शन में दिए गए सारे बिंदु संरेख है यानी एक ही लाइन पर स्थित है। तो आज की सर क्लास आसान है ये तो बी। चलिए आंसर मत करिए, आंसर बताना नहीं है, सर गलती से लिख गया। कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ये तो रूल्स मैंने तो पता देखा है ना, ठीक है। तो ए बी सी या डी किस वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है संरेख बिंदु है, मतलब वो वाला आंसर होगा ना जिसमें दिए गए सारे पॉइंट संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो। चलिए, तो कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन में? अभी 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, बस लास्ट 20, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी लेफ्ट मत करिएगा क्लास, अभी क्लास में समय भी है, लास्ट 15 सेकंड है। नाइस। तो जितना भी आंसर आया है ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो, तो पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर सीधे बोलोगे सर हमें संरेख बिंदु के बारे में पूछा जा रहा है, कोलिनियर पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। संरेख बिंदु क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो एक ही रेखा पर स्थित हो। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है? अगर मैं इन तीनों बिंदु को मिला दूं तो डी ई एफ को मिला तो देखो एक ही रेखा नहीं दिख रहा ना। आप बोलोगे सर एक लाइन में नहीं स्थित है, तो कहेंगे सर ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखो, बिंदु पी क्यू एस को मिलाकर ही दिया गया है, तो सीधे कहेंगे सर इसको मिलाने पर दिख रहा है एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये तीनों बिंदु क्या है? एक ही लाइन पर स्थित है, तो कहेंगे सर यही तो संरेख बिंदु है, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर मैं दिख रहा है सर एक सीधा लाइन नहीं है, नहीं होगा आंसर। आप एबीसीडी को मिलाओगे तो एक लाइन थोड़ी मिल रहा है, एक लाइन नहीं मिल रहा, हम कहेंगे सर ये भी संरेख बिंदु नहीं है ना। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर ले, बताइए सभी लोग बताइए, अगर सभी लोग बोलोगे तभी एक क्वेश्चन और करेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? देखो आपको क्या करना है, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। आप पहले वाले को देखिए सही है कि गलत है, दूसरा वाला सही है कि गलत है, सही है या गलत है, और चौथा वाला सही है कि गलत है। जो गलत है वही आपका आंसर होगा, है ना। तो असत्य पहचानना है, फॉल्स। गलती से सही वाले को आंसर मत कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट असत्य है यानी फॉल्स, तो जो गलत है वही आंसर सही होगा। इसका मतलब क्लियर है कि इसमें से 3 ऑप्शन सही लिखा गया होगा और एक ऑप्शन गलत लिखा गया है। तो आपको बस पहचान लेना है कि किस वाले ऑप्शन में गलत लिखा गया। पहले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहां पर कौन से पॉइंट लिखे गए हैं। पहले देखो बिंदु मैं कुछ बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए में देखो बिंदु टीएलएच संरेख है। देखिए टीएलएच संरेख है या नहीं है, अगर संरेख है तो वो तो ट्रू हो जाएगा, अगर टीएलएच संरेख नहीं है तो वो आंसर हो जाएगा। कुछ स्टेप से सोचना है आपको, ठीक है। आप देखो ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है। हाँ, इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, आराम से करिए, क्योंकि हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करने पड़े। ये भी फिर से आसान था सर। अगेन प्रदीप, आपको मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, आपको चैट में आंसर नहीं देना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, चैट तो ऐसे ही बंद है, आपको पोल में जाकर आंसर देना है, ठीक है। सर आपने क्या टॉपिक था जरा? हाँ, क्या बोल रहे हो? कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बोलो, एक एक करके। सर आज का क्या टॉपिक था? आप अभी क्लास ज्वाइन किए हो क्या? यस सर, मैं मनी को। अच्छा मनी, आप अभी ज्वाइन किए हो क्लास, क्यों? यस सर, आज लेट हो गया, बाहर गया हुआ था तो अभी आया हूँ। चलो अभी रुक जाओ आप, और मैं सारी चीजें बता दूंगा। बहुत आसान सा टॉपिक था, काफी जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। क्लास एंड करके 5 मिनट में सारी चीजें जल्दी जल्दी रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। और अगली क्लास थोड़ा पहले ज्वाइन करना, ताकि जो रिवीजन करवाता हूँ उसमें क्लियर हो जाए, और रिकॉर्डिंग भी जरूर देख लेना, ठीक है सर। ठीक है। वेट कर लेते हैं, अभी कुछ बच्चों का आंसर रहता है, तो 20 सेकंड रुकना है, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया, लेकिन अभी 4 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है।
4 बच्ची और 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15। और अगर समय चाहिए और तो बता देना। लास्ट 10, लास्ट 10। देखो होना ये चाहिए कि अगर क्लास में 20 बच्चे तो 20 आंसर आना चाहिए, अगर 30 बच्चे तो 30 आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो सभी को आंसर करना। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो सारे स्टेटमेंट को चेक करता हूं। आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे अप्रोच क्या करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा आंसर सही होने वाला है, मैं ऑप्शन ए को देखता हूँ। तो ऑप्शन में लिखा गया TLH। अब आगे नहीं पढ़ रहा हूं मैं, TLH बिंदु को खोजता हूँ। तो टी कहां पर है, आपको सर बिंदु टी ये वाला है, बिंदु एल यहाँ पर है, बिंदु एच यहाँ पर है। अब TLH देख लिया हमने। अब TLH कैसा है, TLH संरेख लिखा गया, TLH संरेख है। यस सर, TLH ये को है। देखो मिलाकर देखो, तो देखो बेटा TLH को अगर मैंने मिलाया तो TLH एक ही लाइन पर स्थित है। तो आपको अगर TLH क्या है, संरेख है, यहाँ लिखा गया संरेख, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। और सही है तो हमारा आंसर नहीं होगा हमारा, है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन बी को। तो ADM लिखा गया है, तो बिंदु ADM को खोजिए। अब बिंदु ADM कहाँ कहाँ पर है, तो बिंदु ए तो मुझे यहाँ दिख रहा है, बिंदु डी यहाँ दिख रहा है, और बिंदु एम यहाँ दिख रहा है। तो ADM संरेख है या असंरेख है, बिंदु ADM। हाँ बताइए प्रदीप, क्या बोल रहे हो। सर ये इसमें संरेख लिखा हुआ है और ये संरेख है, तो ये आंसर है सर बी। हाँ तो आपको होगा सर ADM क्या है, सर इसका आंसर एक क्या ही- है? हमें बता रहा हूँ अभी, वही तो कर रहे हैं ना, इसका आंसर देखते हैं। तो ADM क्या है, हम कहेंगे सर बिंदु ADM एक लाइन पर स्थित नहीं है, तो ADM कैसा है, असंरेख है। जबकि यहाँ लिखा गया ADM संरेख है, तो ये गलत होगा ना। और गलत है तो आपसे पूछा था कि कौन सा गलत है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आंसर बी सही होगा। चेक कर लेते हैं आगे भी ऑप्शन। तो आगे ऑप्शन को भी आप अगर चेक करना चाहो तो देखो TKH के बारे में बोला जा रहा है। TKH यहाँ है, T K और H। आप अगर TKH को मिलाओगे तो देखो ऐसे मिलेगा TKH। तो ये सीधा लाइन नहीं बन रहा ना, तो सीधा लाइन नहीं बन रहा तो कहेंगे सर असंरेख है। और यहाँ पर लिखा भी गया है असंरेख, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन डी को देखिए, SMHK है ना, SMHK की बात की गई है। तो SMHK को आप अगर हाईलाइट कर दो तो S लिखा है यहाँ पर, M H और K। तो SMHK क्या है, एक सीधी लाइन पर है, तो कहेंगे सर SMHK क्या संरेख है, और यहाँ पर लिखा भी गया है संरेख। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा गया है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमें गलत वाला पहचानना था, तो ऑप्शन डी बस गलत था, ऑप्शन बी गलत था, तो ये हमारा आंसर सही वाला हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, तो अगर इतना क्लियर है तो इस पे मैं बेस्ट कुछ क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, ट्राई सभी लोग करना। ठीक है, और अगली क्लास में फिर से और भी कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, एंगल के बारे में और देखेंगे, और क्या क्या चीजें मैं बताऊंगा। गुड नाइट सर। Good night, मनीत कह रहा bye-bye। था। हाँ अभी मैं कुछ चीजें रिवीजन करूंगा।